स्मृति ईरानी जो लगातार राहुल गांधी पे निशाना साधा करती थी, अब तारीफ के पुल बांध रही है राहुल गांधी के लिए, कह रही उनका राजनीति करने का तरीका शानदार है, अलग है, क्या कहना है इस पे? धन्यवाद। सुबुद्धि आई, कुबुद्धि गई, सुबुद्धि आई, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे भी आई, देर से आई दुरुस्त आए, कहते हैं ना, कहावत देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। चलो कुछ अकल आई, भगवान ने कुछ अकल दे दी उन्हें, बढ़िया है, अच्छा लगा सुन के। लेकिन हालांकि ये टेम्परेरी है, पानी का बुलबुला है, उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली फिर वहीं आना है। क्योंकि अभी जो दरअसल जो है कि राहुल गांधी जी को जो कहने सुनने का सारा ठेका आजकल वो हमारी एक वो नशेड़ी ने ले रखा है, तो अभी वो आजकल टॉप पे चल रही है, तो ये पीछे हट गई है थोड़ी सी कि मैं भी किसी ना किसी तरह तो लाइमलाइट में आऊँ। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, कल तक तो हमारे सारे चैनल्स में यही बात हो रही थी, नशेड़ी ने क्या कहा, नशेड़ी ने ऐसा कहा, नशेड़ी ने वैसा कहा। अब उसने पैतरा बदल के थोड़ी सी उनकी तारीफ कर दी, तो आज सारे चैनल वाले आज यही बात पे लेके आगे कि स्मृति ईरानी जो है वो तारीफ कर रही हैं, उन्हें लग रहा है। तो सीधी सी बात है, चर्चा में रहने के तरीके हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। दिल से उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें समझ में आती तो यही बात तो 10 साल पहले भी समझ सकती थी, 5 साल पहले भी समझ सकती थी, जब वो राहुल गांधी जी को पानी पी के कोसती थी, लगातार उनके लिए खिलाफत करती थी, लगातार उनकी इज्जत अफजाई करती थी, तो ये चीज़ें वो पहले भी सोच सकती थी। लेकिन बस अब यही है, अब जैसे उन्होंने राहुल गांधी जी की तारीफ के पुल बांधे हैं, सारे मीडिया चैनल वाले पहुँच गए उनके पास माइक ले लेके, तो आ गई वो दोबारा से लाइमलाइट में, और इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। सीधी सी बात है, उसको हम ये नहीं सोच सकते सद्बुद्धि आई है या किस वजह से आई है, वो सिर्फ लाइमलाइट में लाने के तरीके हैं। तो क्या लगता है कंगना का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं उससे भटकाने के लिए बोला गया? जी, वही मैंने आपसे बात की ना कि एक वो जो कंगना नशेड़ी वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं तो ठप करना था, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी किसी और को देनी थी, तो हल्का सा मर्रम लगाने का उन्होंने काम कर दिया कि नहीं जी चलो, एक कहता रहेगा, दूसरा नरम दल गरम दल, जैसे हमारे कभी शुरुआत में भी हुआ करते थे भारतीय राजनीति में, एक नरम दल एक गरम दल, नरम दल बार बार आ रहा, नरमी से बात करता है, गरम दल अक्खड़पना दिखाता था। तो वही ये चीज़ हो गई है, नशेड़ी बोले जा रही, तो उसने आगे थोड़ा सा मरम लगाने का काम कर दिया। अब सारा मीडिया का अटेंशन सारा डाइवर्ट हो गया। बस ये डैमेज कंट्रोल करने के तरीके और कुछ नहीं है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हकीकत में अभी भी उनके मन में जो पहले था वो अभी भी है, जो था उनके मन में विद्वेष राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस के लिए, वो पहले भी मौजूद था और अब भी मौजूद है। कोई इनके मन में बदलाव नहीं आने वाला। इनकी विचारधारा इन लोगों की ऐसी है, इनके खून में ये चीज़ शामिल हो चुकी है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर आने वाले चुनाव का डर है? कभी कोई सांसद बुराई करता है तो कभी कोई तारीफ करता है। डर तो पूरा है। अगर इनको अब ये साफ दिखा जिस हिसाब से लोकसभा में भारतीय हमारी कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है, उस हिसाब से पूरी तरह हिले हुए हैं लोग। इन्हें दिख गया कि अब हमारी सीटें आने वाली नहीं। आगामी 4 राज्यों में चुनाव है। हरियाणा में ये बिल्कुल हिले पड़े हैं, हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। हालांकि हरियाणा में लोकसभा इलेक्शन में 44 सीटों पर इनको बढ़त मिली थी दोनों को विधानसभा में, लेकिन उसके बाद जो लगातार हरियाणा का सिस्टम बदला है, चेंज हुआ है माहौल, हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा निकली दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उससे इनको जो दिखा कि वाकई जनता आज कांग्रेस को चाह रही है। वहाँ पे जेजेपी का नामो निशान वहाँ पे खत्म है। आम आदमी पार्टी अपनी दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जो इनकी सीटें जा रही हैं, इनके नेता छोड़ के भाजपा में छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो आने वाले राज्यों में जो चुनाव है उनका डर तो सता ही रहा है। झारखंड में इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जीतेंगे, तो झारखंड के चुनाव ही आगे एक्सटेंड कर दिए। जब तक चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, अब उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है चंपन सोरेन ने, अब जाके वहाँ की झारखंड की चुनाव के डिक्लेयर होगी। दूसरा इन्हें सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लग गया। महाविकास अघाड़ी जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है लगातार। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी, उसमें जो घोटाला हुआ वो सबने देख लिया, पूरे महाराष्ट्र ने देख लिया। महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है कि कैसे कैसे घोटालेबाज हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज तक को ये लोग नहीं छोड़ते, उसमें भी घोटाला कर गए। मूर्ति एक ही बार में गिर गई आके। अब जाके मोदी जी वहाँ पे माफी मांग रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे दुख तो तब होना चाहिए था, तुमने इसमें घोटाला करा था, मूर्ति में पैसा क्यों नहीं लगाया जो पैसा उसके लिए सैंक्शन हुआ था, तो तब तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ। और मोदी जी की बार बार मुझे एक बार बात याद आती है, मैं जब भी किसी काम की क्वालिटी चेक करनी होती है मैं अपना ड्रोन भेज देता हूँ। अब वो ड्रोन कहाँ गायब है? पिछले कई महीनों से ड्रोन नजर नहीं आ रहा। ना वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे ड्रोन नजर आया, ना वो राजकोट एयरपोर्ट पे ड्रोन नजर आया, ना वो जबलपुर पे नजर आया, ना वो पार्लियामेंट की जब छत लीक हुई उस पर नजर आया, ना वो रामपथ लक्ष्मण पथ जो वहाँ पे अयोध्या में ढहे हैं उन पे नजर आया, ना वो राम मंदिर की छत जो लीक कर गई उसमें नजर आया। अब कहाँ चले गए? बिहार में तमाम पुल गिरते जा रहे हैं लगातार, रोज पुल खबरें आई, ट्रेनें डिग्रेल हुई। अब उनके ड्रोन की बैटरी खत्म है या उनका ड्रोन ही खत्म हो गया, ड्रोन उनका कहीं सीमा पार करके कहीं और चला गया, समझ नहीं आ रहा कि इसके कब्जे में कोई चील झपट्टा मार के ले गई या कोई उसे बाजू ले गया उस ड्रोन को। अब वो माफ़ी मांगते घूम रहे हैं लगातार, पैचअप करते घूम रहे हैं, साहब किसी तरह से जनता उन्हें माफ़ कर देगी। लेकिन वो ये भूल गए वो मराठी जनता है,
छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे बड़े पूजनीय है वहाँ पे, सबसे बड़े पूजनीय। उनके साथ कोई भी अपमान, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सहन नहीं करता। पार्टी के नाम पे विचारधाराओं में वहाँ लोग जरूर बटे हुए हैं, लेकिन आराध्य देव के तौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज सबके लिए एक है। अब उनके साथ जो इन्होंने घोटाला करा है वो इनको आने वाले चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है। अब ये डैमेज कंट्रोल करते घूम रहे हैं। अभी थोड़े दिन में और तारीफों के पुल बांधेंगे। अभी धीरे धीरे बातचीत शुरू होगी इनकी। आप देखना कैसे ये बैकफुट पे आते हैं, घुटनों पे आते हैं धीरे धीरे। अल्टीमेटली इन्हें चुनाव जीतना है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं इनके पास। अभी हाल ही में मोदी जी महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हुए भी सुनाई दिए हैं, तो क्या लगता है अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सिर्फ चुनाव से पहले ही क्यों मोदी जी ये सब बात करते हुए सुनाई देते हैं? महिला सुरक्षा की मोदी जी ने बात करी, बड़े जोर शोर से बात करी, लाल किले से भी बात करी। अब महिला सुरक्षा के नाम की जो बात करें हम, यूपी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी। यूपी की सरकार को कहा जाता है डबल इंजन सरकार। अब बलात्कारियों की जो बात करी जाए तो अभी BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप का कांड हुआ था, उसके 2 अभियुक्तों को जमानत भी मिल गई है। आज तक उनके घर पे बुलडोजर तो चला नहीं था, 2 अभियुक्तों को जमानत मिल गई। एक तरफ हम कहते हैं महाराज जो हमारे आदित्यनाथ जी बलात्कारियों का स्वागत अगले चौराहे पे यमराज करेंगे, और अब उन्हें कल बेल मिल गई है 2 अपराधियों को। तीसरे की बेल की सुनवाई है 7 तारीख की, उसे भी बेल मिल जाएगी। ना उनके घर पे कोई बुलडोजर चला है, ना उन्हें रखा गया अंदर। और सबसे बड़ा बलात्कारी राम रहीम, उसे 21 दिन की पैरोल दे दी गई थी। तो कैसे खोखले बातें करते हैं ये, कैसे जनता यकीन कर लेगी इनकी बातों पे? महिला अस्मिता की बात करते हो, महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों की जमानत मिल गई, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो यूपी है। बाकी किसी के साथ में फौरन दिखा देंगे जी टांग पे गोली मार दी, लंगड़ा के चल रहा है, अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। लेकिन जब आप ही की पार्टी के बंदे हैं, वो 3 जो BHU IT सेल के पदाधिकारी थे, इनके बीजेपी के IT सेल के पदाधिकारी, तीनों को कितने 6-7 महीने हुए इस कांड को। पीछे जब ये इलेक्शन में हमारे थे 4 राज्यों में, तब की बात है वो। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करा गया, अब उन्हें जमानत भी मिल गई। तो किस मुंह से बात करते हैं महिला सुरक्षा की, किस मुंह से महिला अस्मिता की बात करते हैं? और जब वो छुट के आए हैं तो फिर उनका वही काम हुआ जो कभी गुजरात में हुआ था, बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उनके बलात्कारियों का मालाएं पहना के उनके स्वागत करेंगे। ऐसे मोदी जी अस्मिता की सुरक्षा करेंगे। ऐसे अमित शाह जी का वो उनका बयान होगा कि रात के 12 बजे भी स्कूटी लेके गहनों से लदी मदी महिला आराम से यूपी में घूम सकती है। पता चल गया कैसे घूमेगी। अब वो बलात्कारी फिर बाहर है। साफ बात है, कितनी झूठी बातें करते हैं, दोगली बातें करते हैं। कोई सानी नहीं इनका, झूठ बोलने में, दोगली बातें करने में कोई सानी नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये वास्तव में अगर ओलंपिक में कोई इस तरह की प्रतिस्पर्धा होती, हाँ जी, तो 100% ये लोग हमेशा सारे के सारे मेडल इन्हीं के पास जाते हैं जी। अब विनेश फोगाट भी किसानों के साथ प्रोटेस्ट पे बैठ गई, तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ने वाला है हरियाणा के चुनाव में? जी, किसान की बेटी है और किसान, उसके परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं, किसान शामिल हैं, तो वो किसानों को अपने परिवार मानती है, उनके साथ धरने पे बैठी है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि किसानों की सुनवाई तो हो ही नहीं रही। किसानों को तो बार बार खालिस्तानी, आतंकवादी, और अभी वो नशेड़ी ने जो बयान दिया था, मैं नाम ही नहीं लूँगा उसका, नशेड़ी नारायणवत, उसने जो बयान दिया था कि वहाँ पे धरने पे बैठे बैठे बलात्कार होते थे, मार के टांग दिया जाता था, तो फर्क तो सारा पड़ना ही पड़ना है। हर किसान वहाँ का, हर कम्युनिटी देख रही है किस चीज़ से हमारे को किस तरह से बेइज्जत करा जा रहा है, किस तरह से हमें हमारी मांगों को ठुकराया जा रहा है और साथ में बेइज्जत भी करा जा रहा है। हरियाणा से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अब ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कुछ नहीं होने वाला। 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 अक्टूबर को कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस तो क्योंकि साफ साफ दावा कर रही है कि हम चुनाव इस बार हरियाणा में जीतने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में भी तो लग रहा है होगा। जी, जम्मू कश्मीर की बात हम करें, जम्मू कश्मीर का आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। जिस दिन जम्मू कश्मीर के चुनाव डिक्लेयर हुए थे, बीजेपी ने अपने 45 कैंडिडेट की लिस्ट डिक्लेयर करी थी। ये हमारे 45 कैंडिडेट जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुबह वो लिस्ट जारी होती है और शाम होते होते इनको फीडबैक ऐसा मिलता है, इतनी हवा खराब होती है, शाम होते वो लिस्ट वापस ले ली जाती है, फिर चेंज करके अब दूसरी लिस्ट आगे हो रही है। ऑटोमेटिकली इनके अंदर खाने में इनके फूट पड़ेगी। श्रीनगर में उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर रहे, पता लग गया इनको कि हमारे हालत ख़राब है, तो कुछ नहीं कर पाते। लोकसभा चुनावों में भी इनका यही हाल था। जम्मू में तो इन्होंने रीजन में अपने चुनावों में खड़े कर दिए थे कैंडिडेट। कश्मीर के रीजन में 3 सीट थी, एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए। पता है इन्हें हारना ही हारना है वहाँ पे, जितनी मर्जी है ठोक बजा के कह लें जी हमने 370 खत्म कर दी, हम कश्मीर में शांति लिया है, हमने अमन चैन स्थापित कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वहाँ की जो लोकल बॉडी है, जहाँ वाले लोकल लोग हैं, वो जानते हैं ना कि वास्तव में स्थापित क्या हुआ है। जैसा था वैसा ही है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले बढ़ ही रहे हैं। सरकार कहती है जी हमने तो आतंकवादियों को खत्म कर दिया। नोटबंदी के टाइम से इन्होंने दावा ठोका था कि हमने नोटबंदी करी इसीलिए कि ताकि आतंकवाद खत्म हो जाए, और उसके बाद से आप तमाम देखो कितने अब तक हमले हो चुके हैं। तो सब झूठ बोलने के इनके तरीके हैं और झूठ से अब जनता उकता चुकी है। बहुत हो गया, एक चीज़ होती है, एक लिमिट होती है, यहाँ तक लोग आगा चुके हैं। अब वो उल्टी करने के मूड में आ गए इनका झूठ सुन के, तो वो उल्टी अब इनके ऊपर होनी है, वही भारी पड़नी है इनको, सीधी सी बात है।